तो जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आज के सामान्य ज्ञान के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 40 ऐसे जीके क्वेश्चन जो आप सभी के आने वाले बिहार पुलिस एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आप सभी प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, मगध के किस शासक ने अवंती के राजा प्रद्योत के पीलिया रोग से ग्रसित होने पर अपने राजवैद्य जीवक को उनके उपचार के लिए भेजा था। मगध के किस शासक ने अवंती के राजा प्रद्योत की पीलिया रोग से ग्रसित होने पर अपने राजवैद्य जीवक को उनके उपचार के लिए भेजा था? तो आपको याद रखना है बिंबिसार ने। क्वेश्चन नंबर 1 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बिंबिसार। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, वर्ष 1929 में दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के बाद भगत सिंह के साथ गिरफ्तार हुए बटुकेश्वर दत्त बिहार के किस शहर के निवासी थे? वर्ष 1929 में दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के बाद भगत सिंह के साथ गिरफ्तार हुए बटुकेश्वर दत्त बिहार के किस शहर के निवासी थे? तो बटुकेश्वर दत्त बिहार के किस शहर के निवासी थे? तो याद रखना है कटक तत्कालीन बिहार और उड़ीसा प्रांत के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 2 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में न्यायिक नियंत्रण को सुदृढ़ करने के लिए 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में न्यायिक नियंत्रण को सुदृढ़ करने के लिए 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 231 के तहत। क्वेश्चन नंबर 3 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 231 के तहत। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, पादप कोशिकाओं में स्थित किसी विशिष्ट कोशिकांग को कोशिका के भीतर कोशिका कहा जाता है क्योंकि इसके पास अपना स्वयं का आनुवंशिक पदार्थ और कणिकाएं होती हैं। पादप कोशिकाओं में स्थित किस विशिष्ट कोशिकांग को कोशिका के भीतर कोशिका कहा जाता है क्योंकि इसके पास अपना स्वयं का आनुवंशिक पदार्थ और कणिकाएं होती हैं? तो आपको याद रखना है सूत्रकणिका। क्वेश्चन नंबर 4 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सूत्रकणिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, वर्ष 1931 में गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव पद पर निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? वर्ष 1931 में गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव पद पर निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? तो याद रखना है किसे नियुक्त किया गया था? जयप्रकाश नारायण को नियुक्त किया गया था। वर्ष 1931 में गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव पद पर निम्नलिखित में किसे नियुक्त किया गया था? जयप्रकाश नारायण को। क्वेश्चन नंबर 5 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण को नियुक्त किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, अर्थशास्त्र में कुजनेट वक्र किसी देश के आर्थिक विकास और वहाँ की समाज में व्यापक किस कारक के बीच के संबंध को उल्टे यू का आकार में प्रदर्शित करता है? अर्थशास्त्र में कुजनेट वक्र किसी देश के आर्थिक विकास और वहाँ की समाज में व्यापक किस कारक के बीच के संबंध को उल्टे यू आकार में प्रदर्शित करता है? तो उल्टे यू आकार में प्रदर्शित करता है, आपको याद रखना है आय की असमानता। क्वेश्चन नंबर 6 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आय की असमानता। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित मुंगेर की खड़गपुर पहाड़ियाँ भूवैज्ञानिक समय सारणी के अनुसार किस प्राचीन शैल समूह को प्रतिनिधित्व करता है? बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित मुंगेर की खड़गपुर पहाड़ियाँ भूवैज्ञानिक समय सारणी के अनुसार किस प्राचीन शैल समूह का प्रतिनिधित्व करता है? तो याद रखना है किस प्राचीन शैल समूह का प्रतिनिधित्व करता है? धारवाड़ समूह का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 7 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपको याद रखना है तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पर यह क्रमिक रूप से बढ़ती है।
क्वेश्चन नंबर 8 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यह क्रमिक रूप से बढ़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछे जा रहा है, पाल वंश के किस प्रतापी शासक के काल में जावा और सुमात्रा के शैलेंद्र वंशीय शासक ने नालंदा में एक बौद्ध विहार के निर्माण हेतु 5 गांव दान में मांगे थे? पाल वंश के किस प्रतापी शासक के काल में जावा और सुमात्रा के शैलेंद्र वंशीय शासक ने नालंदा में एक बौद्ध विहार के निर्माण हेतु 5 गांव दान में मांगे थे? तो याद रखना है, बिहार के निर्माण हेतु 5 गांव दान में मांगे थे देवपाल ने। क्वेश्चन नंबर 9 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, देवपाल ने 5 गांव दान में मांगे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछे जा रहा है, मानव आँख के पिछले भाग में स्थित दृष्टिपल पर कम रोशनी या अंधेरे में देखने के लिए उत्तरदायी शलाका कोशिकाओं में कौन सा मुख्य वर्णक पाया जाता है? मानव आँख के पिछले भाग में स्थित दृष्टिपटल पर कम रोशनी या अंधेरे में देखने के लिए उत्तरदायी शलाका कोशिकाओं में कौन सा मुख्य वर्णक पाया जाता है? तो याद रखना है, कौन सा मुख्य वर्णक पाया जाता है? तो रोडिप्सन जो है मुख्य वर्णक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रोडिप्सन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, शेरशाह सूरी ने अपने प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत संपूर्ण साम्राज्य को कुल कितनी प्रशासनिक इकाइयों सरकारों में विभाजित किया था? शेरशाह सूरी ने अपने प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत संपूर्ण साम्राज्य को कुल कितनी प्रशासनिक इकाइयों सरकारों में विभाजित किया था? तो याद रखना है, प्रशासनिक इकाइयों सरकारों में विभाजित किया था, तो आपको याद रखना है 47 जो है सरकारों में विभाजित किया था। शेरशाह सूरी ने अपने प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत संपूर्ण साम्राज्य को कुल कितनी प्रशासनिक इकाइयों सरकारों में विभाजित किया था? 47 सरकारों को संपूर्ण साम्राज्य को में प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया था। याद रखना 47 सरकारों में। क्वेश्चन नंबर 11 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार यदि किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाना हो तो यह शक्ति किससे प्राप्त है? भारतीय संविधान के अनुसार यदि किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाना हो तो यह शक्ति किससे प्राप्त है? तो याद रखना, यह शक्ति किससे प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 12 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे और चांदी और टांका तथा तांबे का जीतल नामक मुद्रा चलाई थी? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे और चांदी का टांका तथा तांबे का जीतल नामक मुद्रा चलाई थी? तो याद रखना इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 13 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इल्तुतमिश। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, जब प्रकाश की किरणें किसी अत्यंत महीन अवरोध या तीक्ष्ण किनारों से होकर गुजरती है तो उनका अपने मार्ग से थोड़ा मुड़ जाना क्या कहलाता है? जब प्रकाश की किरणें किसी अत्यंत महीन अवरोध या तीक्ष्ण किनारों से होकर गुजरती है तो उनका अपने मार्ग से थोड़ा मुड़ जाना क्या कहलाता है? तो उनको अपने थोड़ा मार्ग से मुड़ जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्रकाश का विवर्तन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, बिहार में खिलाफत आंदोलन के दौरान वर्ष 1919 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में आयोजित ऐतिहासिक सभा की अध्यक्षता किसने की थी? बिहार में खिलाफत आंदोलन के दौरान वर्ष 1919 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में आयोजित ऐतिहासिक सभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखना है, ऐतिहासिक सभा की स्थापना किसने की थी? हसन इमाम ने की थी। क्वेश्चन नंबर 15 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हसन इमाम ने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है, किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल के दौरान साम्राज्य में तंबाकू के सेवन और उसकी खेती पर पूरी तरह से कानूनी प्रतिबंध लगा दिया था? किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल के दौरान साम्राज्य में तंबाकू के सेवन और उसकी खेती पर पूरी तरह से कानूनी प्रतिबंध लगा दिया था? तो याद रखना है, जहांगीर ने लगा दिया था। किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल के दौरान साम्राज्य में तंबाकू सेवन
और उसकी खेती पर पूरी तरह से कानूनी प्रतिबंध लगा दिया था? जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 16 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जहांगीर ने तंबाकू के सेवन और उसकी खेती पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को यह विशेष अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों और पुलिस बलों के सदस्य के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को यह विशेष अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों और पुलिस बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है? तो याद रखना है अनुच्छेद 33 के तहत। क्वेश्चन नंबर 17 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा रहा, जीव विज्ञान में आधुनिक अनुवांशिक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले किस वैज्ञानिक ने फल मक्खी पर अपना प्रसिद्ध विनिमय प्रयोग किया था? जीव विज्ञान में आधुनिक अनुवांशिकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले किस वैज्ञानिक ने फल मक्खी पर अपना प्रसिद्ध विनिमय प्रयोग किया था? तो फल मक्खी पर अपना विनिमय प्रयोग किया था किसने? थॉमस हंट मॉर्गन ने। थॉमस हंट मॉर्गन याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, थॉमस हंट मॉर्गन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा जा रहा है, वर्ष 1934 में आए बिहार के सबसे भीषण भूकंप के दौरान राहत कार्यों के संचालन के लिए गठित बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? वर्ष 1934 में आए बिहार के सबसे भीषण भूकंप के दौरान राहत कार्यों के संचालन के लिए गठित बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो याद रखना है रिलीफ कमेटी के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाए गए थे। क्वेश्चन 19 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 से पूछा रहा है, चंपारण के नील बगान मालिकों के शोषणकारी और क्रूर व्यवहार पर आधारित सुप्रसिद्ध नाटक नील दर्पण की रचना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 20 से पूछा रहा है, चंपारण के नील बगान मालिकों के शोषणकारी और क्रूर व्यवहार पर आधारित सुप्रसिद्ध नाटक नील दर्पण की रचना किसने की थी? रचना किसने की थी? दीनबंधु मित्र ने की थी। क्वेश्चन नंबर 20 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दीनबंधु मित्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से पूछा रहा है, पृथ्वी की सतह पर दो देशांतर रेखाओं के बीच दूरी भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है, इस कोणीय दूरी के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की सतह पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है, इस कोणीय दूरी के बीच क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इस कोणीय दूरी के बीच क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है गोड़े कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गोड़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 से पूछा रहा है, भारतीय बैंकिंग नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत सीमांत अस्थायी सुविधा दर की शुरुआत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस वित्तीय वर्ष में की गई थी? भारतीय बैंकिंग नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत सीमांत अस्थायी सुविधा दर की शुरुआत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस वित्तीय वर्ष में की गई थी? तो याद रखना है शुरुआत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस वित्तीय वर्ष में की गई थी? 2011 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 22 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा रहा है, वनस्पति विज्ञान में किस विशिष्ट अस्थायी पादप उत्तक की कोशिकाओं में लिग्नन का भारी जमाव होता है जो पौधों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है और यह एक मृत उत्तक है? वनस्पति विज्ञान में किस विशिष्ट अस्थायी पादप उत्तक की कोशिकाओं में लिग्नन का भारी जमाव होता है जो पौधों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है और यह एक मृत उत्तक है? तो आपको याद रखना है दृढ़ याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दृढ़। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 से पूछा रहा है, बिहार के इतिहास में वर्ष 1939 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में चलाया गया प्रसिद्ध बढ़ाया टाल या बक्सत भूमि आंदोलन मुख्य रूप से किस जिले में केंद्रित था? बिहार के इतिहास में वर्ष 1939 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में चलाया गया प्रसिद्ध बढ़ाया टाल या बकासत भूमि आंदोलन मुख्य रूप से किस जिले में केंद्रित था? तो याद रखना है किस जिले में केंद्रित था? मुंगेर में केंद्रित था। क्वेश्चन नंबर 24 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 से पूछा रहा, बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन अहमद यहाँ मनेरी के आध्यात्मिक उपदेशों और दार्शनिक पत्रों का संकलन किस प्रसिद्ध
कृति में मिलता है। बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन अहमद यहाँ मनेरी के आध्यात्मिक उपदेशों और दार्शनिक पत्रों का संकलन किस प्रसिद्ध कृति में मिलता है? तो किस प्रसिद्ध कृति में मिलता है? तो आपको याद रखना है मकतूबात ये सदी मलफूजात कृति में मिलता है। मकतूबात ये सदी और मलफूजात कृति में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 25 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा रहा है, भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को संसद का सत्र पुनः प्रारंभ होने के बाद अधिकतम कितने समय के भीतर अनुमोदित होना अनिवार्य है? भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को संसद का सत्र पुनः प्रारंभ होने के बाद अधिकतम कितने समय के भीतर अनुमोदित होने का अनिवार्य है? अनुमोदित होने का अनिवार्य याद रखना है 6 सप्ताह के बाद। क्वेश्चन नंबर 26 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित होने का अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 26 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा रहा है, रासायनिक दृष्टिकोण से सोने के आभूषण को पर्याप्त कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें तांबा या चांदी मिलाया जाता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? रासायनिक दृष्टिकोण से सोने के आभूषण को पर्याप्त कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें तांबा या चांदी मिलाया जाता है। शुद्ध सोने कितने कैरेट का होता है? तो याद रखना, शुद्ध सोने कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। क्वेश्चन नंबर 27 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 24 कैरेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा रहा है, बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध जगतपुर झील स्थित है जिसे देश में प्रवासी पक्षियों के प्रमुख प्राकृतिक गंतव्य और संरक्षण क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध जगतपुर झील स्थित है जिसे देश में प्रवासी पक्षियों के प्रमुख प्राकृतिक गंतव्य और संरक्षण क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? संरक्षण क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, याद रखना है भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 28 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भागलपुर को जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा रहा है, महात्मा गांधी ने वर्ष 1918 के खैरा सत्याग्रह के दौरान मुख्य रूप से किस युवा नेता को अपना प्रमुख सहयोगी बनाया था जो बाद में देश के प्रथम गृह मंत्री बने? महात्मा गांधी ने वर्ष 1918 के खैरा सत्याग्रह के दौरान मुख्य रूप से किस युवा नेता को अपना प्रमुख सहयोगी बनाया था जो बाद में देश के प्रथम गृह मंत्री बने? तो आपको याद रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 29 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 से पूछा रहा है, राष्ट्रीय आय की सांख्यिकी गणना के अंतर्गत उत्पाद विधि को अन्य किस प्रमाणिक नाम से भी जाना जाता है? राष्ट्रीय आय की सांख्यिकी गणना के अंतर्गत उत्पाद विधि को अन्य किस प्रमाणिक नाम से भी जाना जाता है? किस प्रमाणिक नाम से जाना जाता है? याद रखना, मूल्य वर्धित विधि के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मूल्य वर्धित विधि। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है, मानव मस्तिष्क का कौन सा विशिष्ट भाग स्वैच्छिक पेशियों के संकुचन और गतियों को नियंत्रित कर शरीर का संतुलन तथा विन्यास बनाए रखता है? मानव मस्तिष्क का कौन सा विशिष्ट भाग स्वैच्छिक पेशियों के संकुचन और गतियों को नियंत्रित कर शरीर का संतुलन तथा विन्यास बनाए रखता है? तो आपको याद रखना है अनुमस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 31 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अनुमस्तिष्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा जा रहा है, वर्ष 1765 की इलाहाबाद की संधि के निष्पादन के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान किसे नियुक्त किया था? वर्ष 1765 की इलाहाबाद की संधि के बाद निष्पादन के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान किसे नियुक्त किया था? तो नायब दीवान किसे नियुक्त किया था? याद रखना है आप सभी को, राजा सिताब राय को नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 32 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजा सिताब राय। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे, 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछा जा रहा है, गुप्त राजवंश के किस पराक्रमी सम्राट ने भारत पर होने वाले बब्बर हुनों को आक्रमण को पूरी तरह से विफल कर दिया था, जिसका साक्ष्य जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है?
गुप्त राजवंश के किस पराक्रमी सम्राट ने भारत पर होने वाले बब्बर हुनों के आक्रमण को पूरी तरह विफल कर दिया था, जिसका साक्ष्य जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है? तो याद रखना है, जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है स्कंदगुप्त को। गुप्त राजवंश के किस पराक्रमी सम्राट ने भारत पर होने वाले बब्बर हुनों के आक्रमण को पूरी तरह विफल कर दिया था, जिसका साक्ष्य जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है? तो स्कंदगुप्त का जो साक्ष्य है जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 33 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के लोकतांत्रिक नियमों के अनुसार यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष अपना पद त्यागना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करेगा? भारतीय संविधान के लोकतांत्रिक नियमों के अनुसार यदि किसी राज्य की विधानसभा को अध्यक्ष अपना पद त्यागना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करेगा? तो वह अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करेगा? याद रखेंगे, विधानसभा के उपाध्यक्ष को त्याग पत्र संबोधित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा जा रहा है, किस हाइड्रोकार्बन गैस को मॉर्स गैस भी कहा जाता है, क्योंकि यह दलदली भूभागों और धान के खेतों से प्राकृतिक रूप से उत्सर्जित होने वाली मुख्य गैस है? किस हाइड्रोकार्बन गैस को मॉर्स गैस भी कहा जाता है, क्योंकि यह दलदली भूभागों और धान के खेतों से प्राकृतिक रूप से उत्सर्जित होने वाली मुख्य गैस है? तो याद रखना है, खेतों से प्राकृतिक रूप से उत्सर्जित होने वाली मुख्य गैस है। तो मीथेन जो है खेतों से प्राकृतिक रूप से उत्सर्जित होने वाली मुख्य गैस है। क्वेश्चन नंबर 35 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मीथेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है, बिहार के किस ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल पर राजा विशाल का गढ़ स्थित है, जिसे विश्व के प्रथम सफल गणतंत्र की संसद का अवशेष माना जाता है? बिहार के किस ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल पर राजा विशाल का गढ़ स्थित है, जिसे विश्व के प्रथम सफल गणतंत्र की संसद का अवशेष माना जाता है? तो सफल गणतंत्र की संसद का अवशेष माना जाता है, याद रखना, वैशाली को। क्वेश्चन नंबर 36 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वैशाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल धौलावीरा वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है, जो अपनी उत्कृष्ट स्थापत्य और उन्नत जल संचयन प्रणाली के लिए विख्यात है? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल धौलावीरा वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित, जो अपनी उत्कृष्ट स्थापत्य और उन्नत जल संचयन प्रणाली के लिए विख्यात है? संचयन प्रणाली के लिए विख्यात है, याद रखना है, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 37 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गुजरात। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा के अंतर्गत रेड रिबन एक्सप्रेस भारत सरकार द्वारा मुख्य रूप से किस जानलेवा विषाणु जनित बीमारी के प्रति राष्ट्रव्यापी जागरूकता फैलाने के लिए चलाई गई एक विशेष ट्रेन थी? राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा के अंतर्गत रेड रिबन एक्सप्रेस भारत सरकार द्वारा मुख्य रूप से किस जानलेवा विषाणु जनित बीमारी के प्रति राष्ट्रव्यापी जागरूकता फैलाने के लिए चलाई गई एक विशेष ट्रेन थी? वो विशेष ट्रेन कौन सी थी? याद रखना है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा के अंतर्गत रेड रिबन एक्सप्रेस भारत सरकार द्वारा मुख्य रूप से किस जानलेवा विषाणु जनित रोग के लिए बीमारी के प्रति राष्ट्रव्यापी जागरूकता फैलाने के लिए चलाई गई थी विशेष ट्रेन थी? तो आपको याद रखना है, एड्स को विषाणु जनित बीमारी के प्रति राष्ट्रव्यापी जागरूकता फैलाने के लिए विशेष ट्रेन चलाई गई थी एड्स के कारण। क्वेश्चन नंबर 38 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एड्स बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 39 से पूछा जा रहा है, परमाणु रिएक्टरों में होने वाली नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला विक्रिया की गति को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन अवशोषक के रूप में
किस तत्व की छड़ों का उपयोग किया जाता है? परमाणु रिएक्टरों में होने वाली नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला विक्रिया की गति को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन अवशोषक के रूप में किस तत्व की छड़ों का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना है, किस तत्व की छड़ों का उपयोग किया जाता है? कैडमियम और ब्रोन की छड़ों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 39 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कैडमियम और ब्रोन की छड़ों का उपयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा जा रहा है, बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध वाल्मीकि व्याघ्र आरक्षित क्षेत्र स्थित है, जो भारत और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सघन वनों से आच्छादित है? बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध वाल्मीकि व्याघ्र आरक्षित क्षेत्र स्थित है, जो भारत और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सघन वनों से आच्छादित है? तो याद रखना है आपको, सघन वनों से आच्छादित है पश्चिमी चंपारण। क्वेश्चन नंबर 40 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। और 40 में से आप सभी का कितना सही हुआ कमेंट जरूर कीजिएगा।